नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बायोमेडिकल रिसर्च की दुनिया की। मतलब ये एक ऐसी फील्ड है जहां हर रोज इतनी नई जानकारी, इतने नए टूल्स, इतना लिटरेचर आ रहा है कि इसे पूरी तरह समझना इंसानी एक्सपर्ट्स के लिए भी आप कह सकते हैं मुश्किल होता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है। और इसी वजह से ना एक एक बिखरावा सा माहौल बन गया है रिसर्च में। मतलब जानकारी इतनी ज़्यादा और अलग-अलग जगह है कि उसे एक साथ लाना, समझना बहुत मुश्किल है। और जो मौजूदा एआई सिस्टम्स हैं वो भी शायद पूरी तरह मदद नहीं कर पा रहे इसमें। हाँ, वही दिक्कत है। ज़्यादातर एआई एजेंट्स ना वो एक तरह से स्थिर हैं। उनके पास जो टूल्स का सेट होता है वो मैन्युअली बनाया हुआ होता है, फिक्स्ड होता है। और बायोमेडिकल साइंस तो इतनी तेजी से बदल रही है, वो उसके साथ कदम नहीं मिला पाते। अच्छा, और यहीं पर स्टेला आता है जिसके बारे में आज हम गहराई से बात करने वाले हैं। ये प्रिंसटन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का काम है ना? एक नया एआई एजेंट, हाँ, स्टेला यानी सेल्फ इन्वॉल्विंग एलिजम एजेंट। और इसका जो मुख्य आइडिया है, जो इसे अलग बनाता है, वो है इसका सेल्फ इवॉल्विंग होना। मतलब ये खुद ब खुद विकसित होता है। सेल्फ इवॉल्विंग? मतलब ये सीखता है? हाँ, बिल्कुल। ये हर नई समस्या से, हर नए टास्क से सीखता है और अपनी क्षमताओं को, अपने टूल्स को बेहतर बनाता जाता है। ये सिर्फ जानकारी इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि जानकारी को कैसे इस्तेमाल करना है, ये भी सीखता है। बिल्कुल जैसे इंसान अनुभव से सीखते हैं। ये तो काफी दिलचस्प है। तो ये काम कैसे करता है फिर? मैंने सुना है इसमें कई सारे एजेंट्स मिलकर काम करते हैं, एक टीम की तरह। हाँ, इसमें एक मल्टी एजेंट आर्किटेक्चर है। मुख्य रूप से 4 एजेंट्स हैं। एक है मैनेजर, फिर डेवलपर, एक क्रिटिक और चौथा है टूल क्रिएशन एजेंट। अच्छा, 4। तो ये मिलकर काम कैसे करते हैं? कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, मान लीजिए हमें कीमोथेरेपी रेजिस्टेंस, मतलब कि कैंसर की दवाइयों का असर क्यों कम हो जाता है, इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैनेजर आएगा। वो गोल सेट करेगा, एक प्लान बनाएगा। जैसे इस रेजिस्टेंस का कारण ढूंढो। ओके, मैनेजर ने प्लान बना दिया। फिर डेवलपर उस प्लान को लेगा और जरूरी कोड लिखेगा, डेटा एनालिसिस करेगा, मॉडल्स रन करेगा। वो असल में काम करेगा जमीन पर। और अगर डेवलपर के नतीजों में कुछ कमी रह जाए या वो उतने काम के ना हो? वहां क्रिटिक का रोल आता है। क्रिटिक उन नतीजों को देखेगा, परखेगा। वो कह सकता है, ये फाइंडिंग तो ठीक है, पर इससे सीधे इलाज में क्या मदद मिलेगी? हमें वो कीस्टोन जीन खोजना होगा जो इस पूरे रेजिस्टेंस नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा है। मतलब वो एक तरह से फीडबैक देगा, कमी बताएगा। अच्छा, तो क्रिटिक ने एक नई जरूरत बता दी, अब क्या होगा? अब मैनेजर शायद टूल क्रिएशन एजेंट को एक्टिवेट करे। ये एजेंट देखेगा कि क्या हमारे पास इस कीस्टोन जीन को खोजने के लिए सही टूल है। अगर नहीं है, तो वो जरूरत के हिसाब से एक नया टूल, एक नया एनालिसिस मेथड खुद ही बना सकता है। नया टूल खुद बना सकता है? जैसे? हाँ, जैसे इस केस में हो सकता है उसे एक वर्चुअल पर्टर्बेशन स्क्रीनिंग मॉडल बनाना पड़े। मतलब एक ऐसा सिमुलेशन जो बताए कि किसी जीन को ऑन या ऑफ करने से क्या फर्क पड़ेगा। और फिर इस नए टूल की मदद से वो MTF1 जैसे जीन को पहचान सकता है, जो शायद उस रेजिस्टेंस का मुख्य कंट्रोलर हो। वाह, ये तो कमाल है। मतलब जरूरत पड़ने पर औजार भी खुद बना लेता है। ये तो पूरा सिस्टम सीखने वाला है। हाँ, बिल्कुल। और ये जो सीखना है, ये 2 मुख्य तरीकों से होता है। 2 मैकेनिज्म है इसके पीछे। अच्छा, कौन से? पहला है टेम्पलेट लाइब्रेरी। जब स्टेला किसी मुश्किल प्रॉब्लम को सफलतापूर्वक हल कर लेता है ना, तो उसने जो तरीका अपनाया, जो लॉजिक इस्तेमाल किया, उसे एक टेम्पलेट की तरह सेव कर लेता है। अच्छा, ताकि बाद में काम आ सके। हाँ, अगली बार जब वैसी ही कोई मिलती-जुलती समस्या आएगी, तो वो उस टेम्पलेट को इस्तेमाल करके ज्यादा तेजी से और ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा। समझ गई। और दूसरा तरीका आपने कहा था 2 हैं। दूसरा है टूल ओशन। इसे आप एक लगातार बढ़ते हुए जादुई टूल बॉक्स की तरह समझ सकती हैं। ये स्टेला की सारी क्षमताओं, सारे टूल्स का कलेक्शन है। टूल ओशन, इसमें किस तरह के टूल्स होते हैं? इसमें मुख्यतः 3 तरह की चीजें होती हैं। पहला, जाने-माने साइंटिफिक डेटाबेसेस जैसे पबमेड लिटरेचर के लिए, क्लिनवार जेनेटिक वेरिएशन के लिए, PDB प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए। इनसे जानकारी निकालने वाले फंक्शंस। ठीक है। दूसरा? बड़े-बड़े फाउंडेशन मॉडल्स को इस्तेमाल करने के इंटरफेस। मतलब बहुत पावरफुल AI मॉडल्स जैसे AlphaFold 3 जो प्रोटीन का 3D शेप बताता है, या CSP GPT जो सिंगल सेल डेटा समझता है, या ESM3 जो प्रोटीन की भाषा को समझता है। स्टेला इन तक पहुंच बना सकता है और इनका इस्तेमाल कर सकता है। और तीसरा? तीसरा है कस्टम एनालिसिस टूल्स।
मतलब खास कामों के लिए बनाए गए स्क्रिप्ट्स, जैसे नेटवर्क एनालिसिस के लिए या अलग-अलग तरह के डेटा को जोड़ने के लिए। और सबसे खास बात यह है कि टूल क्रिएशन एजेंट ज़रूरत पड़ने पर नए टूल्स खुद ही पहचान सकता है, टेस्ट कर सकता है और इस ओशन में जोड़ सकता है। ये फिक्स नहीं है, ये बढ़ता रहता है। तो ये सब सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है, पर क्या ये असल में काम करता है? मतलब इसका प्रदर्शन कैसा रहा है टेस्ट में? हाँ, रिसर्च पेपर में इसके नतीजे दिए गए हैं। कुछ स्टैंडर्ड बायोमेडिकल बेंचमार्क्स पर इसे टेस्ट किया गया। जैसे एक है ह्यूमैनिटीज लास्ट एग्जाम या HLE का बायोमेडिसिन वाला हिस्सा, जो काफी मुश्किल सवालों का सेट है। उस पर स्टेला ने करीब 26% एक्यूरेसी दिखाई। 26%? और दूसरे टेस्ट? लैब बेंच नाम का एक और बेंचमार्क है। उसके डेटाबेस वाले सवालों DBQA पर करीब 54% और लिटरेचर वाले सवालों LitQA पर लगभग 63% सटीकता मिली। तो क्या ये मौजूदा जो सबसे अच्छे मॉडल्स हैं जैसे जेमिनी या क्लोड? हाँ, पेपर के अनुसार ये मौजूदा टॉप मॉडल्स जैसे जेमिनी 2.5 प्रो, क्लॉड 4 ओपस और बायोमिनी से कई मामलों में बेहतर परफॉर्म करता है। कहीं-कहीं तो 6 से 8% पॉइंट ज्यादा। अच्छा। लेकिन मेरे हिसाब से इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुभव के साथ इसका प्रदर्शन सुधरता है। वो HLE बायोमेडिसिन वाले टेस्ट में ही जैसे जैसे स्टीला ने ज्यादा सवाल हल किए, उसकी एक्यूरेसी करीब दोगुनी हो गई। शुरू में 14% थी, जो बढ़कर 26% तक पहुंच गई। वाह, ये तो वाकई में सेल्फ इवॉल्विंग होने का सबूत है। मतलब ये सच में सीख रहा है। हाँ बिल्कुल, यही इसका सबसे बड़ा इनोवेशन है, अनुभव से सीखना और लगातार अपनी क्षमताओं को बढ़ाना। तो अगर हम इसे समेटें तो स्टेला का असली दम इसका लगातार सीखना और खुद को बेहतर बनाना है, और इसकी वजह से ये जो बिखरी हुई रिसर्च है उसे जोड़ने में, नई खोजों को तेज करने में मदद कर सकता है। ये AI को सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक डायनामिक साइंटिफिक पार्टनर बना सकता है। सही कहा। ये बायोमेडिकल रिसर्च करने के तरीके को बदल सकता है और रिसर्चर्स का अगला कदम यही है कि इसे असल दुनिया के रिसर्च वर्कफ्लो में लाया जाए और देखा जाए कि ये इंसान वैज्ञानिकों के साथ मिलकर कैसे काम कर सकता है। बिल्कुल। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है जिसके बारे में हमारे श्रोता सोच सकते हैं। भविष्य में एक इंसान, रिसर्चर और स्टेला जैसा लगातार सीखने वाला, खुद को बेहतर बनाने वाला AI, इनके बीच की एक आदर्श साझेदारी, एक आइडियल पार्टनरशिप असल में कैसी दिखेगी?